हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स को समझेंगे। उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम देखेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो हम क्या देखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। क्लास 9th एंड क्लास 11th या आप किसी भी क्लास की फिजिक्स पढ़ते हो, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। फिजिक्स का ये बैकबोन होता है। अगर आप ये नहीं जानते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी आगे आपको कॉन्सेप्ट समझने में। दोस्तों, न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड 3 लॉज दिए। तीनों को एक एक करके समझेंगे। तीनों लॉज क्या कहते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, सबके बारे में समझेंगे। तो 3 लॉ दिए। जो फर्स्ट लॉ है उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अक्सर करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूटन के 3 लॉज में और इक्वेशन ऑफ मोशन में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। क्या है आपको मैं बताता हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, फर्स्ट होता है v = u प्लस at, सेकेंड होता है s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v² = u² प्लस 2as। ये इक्वेशन है मोशन के। और ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये मोशन के लॉ हैं जो किसने डिस्कवर किया, जो किसने दिया, न्यूटन ने दिया। तो ये हमको करना है। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि तीनों में क्या डिफरेंस है। तो जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, वो कहता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन that try to maintain its state of motion or states of rest. What does mean? न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट में है, कैसा है वो, रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहना चाहती है। और अगर मोशन में है तो वो कैसा रहना चाहती है, मोशन में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। What does mean? If a body is in rest or in motion that try to continue its state of motion or state of rest until we apply the external force. अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो अगर हम अपने पास ये मार्कर यहां रखेंगे तो ये इनफाइनाइट तक यहीं पर रहेगी। या अगर ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि यदि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है तो वो अपने स्टेट को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। आई होप यू गॉट इट दिस कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और ये किसके लॉ हैं, ये न्यूटन के ही लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो सेकेंड लॉ कहता है उससे पहले हमको थोड़ा समझना पड़ेगा लीनियर मोमेंटम, क्योंकि लीनियर मोमेंटम को समझे बिना हम न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। गॉट इट? सो न्यूटन का सेकेंड लॉ समझने के लिए गाइस हमें समझना पड़ेगा पहले लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट। उसको समझ लेते हैं। लीनियर मोमेंटम, अगर आपसे कोई पूछ दे कि लीनियर मोमेंटम क्या है, जनरली हम मोमेंटम बोल देते हैं लेकिन वो लीनियर मोमेंटम होता है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। व्हाट डज मीन? अगर कोई बॉडी हमारा, इसकी जो मोशन की कैपेसिटी है, यानी कि इसके अंदर वेलोसिटी है और इसके अंदर कुछ मास भी होगा, तो जो मोमेंटम होगा वो वेलोसिटी और मास पे डिपेंड करता है। एंड लीनियर मोमेंटम इज कैलकुलेटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। और इसको जनरली हम P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू होता है m इंटू v, यानी कि लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर कोई पूछता है कि व्हाट डज मीन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उससे बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मोशन ऑफ एन बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। गाइस,
ये है कॉन्सेप्ट लीनियर मोमेंटम का। एंड लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी गाइस, वेक्टर क्वांटिटी। एंड व्हाट इज द यूनिट, इसकी यूनिट भी समझ लेते हैं। मास की यूनिट होती है गाइस केजी, और वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकेंड। सो इसकी यूनिट क्या होगी केजी मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा मोमेंटम का कॉन्सेप्ट गाइस। मोमेंटम आप समझ गए तो आप समझ जाओगे न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है। द कंसेप्ट विल कम सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट दिस लॉ सेज, ये क्या कहता है गाइस। न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो ये बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। व्हाट डज मीन, कुछ बुक्स में ये लिखा होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। ये बुक में लिखा हुआ है, लेकिन जनरली इसको करेक्ट नहीं मानते हैं। करेक्ट वो होता है जो मैं बताने वाला हूं। क्या होता है करेक्ट गाइस, जो होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल। So this is called न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और ये जो फॉर्मूला आता है F इक्वल्स टू m इंटू ए, वो इस लॉ से डिराइव करके ये फॉर्मूला आता है। उस कैसे आता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, समझिए। F एक्सटर्नल लिखें या ना लिखें, लेकिन एक्सटर्नल का मतलब एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहरी से फोर्स लग रहा है। सो जब भी हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, यहां कांस्टेंट आएगा, इसको हम बोल दिए k, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। सुटेबिलिटी के लिए या एक्सपेरिमेंट द्वारा k की जो वैल्यू होती है ये 1 हो जाती है, ताकि ये इक्वेशन सुटेबल दिखे। या आप लिख सकते हो बाई एक्सपेरिमेंट ये आ गया। सो F इक्वल्स टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। एंड नाउ वी नो F इक्वल्स टू डेल्टा एंड P वी नो m इंटू v, अभी मैंने आपको बताया, एंड डेल्टा t। m कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाएगा, F इक्वल्स टू m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब आप मुझे बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इट मींस F इक्वल्स टू m इंटू a। क्या ये वाला फॉर्मूला आ गया गाइस, इससे ये फॉर्मूला आ गया, डेराइव हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है आपको। यानी कि अगर कोई न्यूटन का सेकेंड लॉ पूछेगा तो हम ये बोलेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। एंड अगर हम इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। इसको मैंने बोला कि ये क्या है, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1, और हमने मोमेंटम का फॉर्मूला रख दिया और कैलकुलेट कर लिया, तो आ गया F इक्वल्स टू m इंटू ए। आई होप आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ समझ आया होगा। Now we will move towards the Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. So what is Newton's third law of motion, guys? According to this law, every action force have equal and opposite reaction force. What does it mean? If we apply F force on a body of an object, so that body will also apply same force, but the direction would be opposite. The direction would be opposite. What does it mean? If we have FAB, suppose we have a two body, this is called A and this is applying force A on B. This is body B. This is applying force FBA. So the intensity, the magnitude would be same, but that direction would be negative. This is called Newton's third law of motion. What does it mean? This law also called action reaction law. What does it mean of that? If we apply the force that is called action, यानी कि हम कुछ काम कर रहे हैं, action force जो हम action कर रहे हैं, उसके बदले में जो हमको reaction मिल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, reaction force। तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज ऑपोजिट होती है। माइनस का मतलब है डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर में डायरेक्शन का मीनिंग होता है। तो डायरेक्शन अगर माइनस लगा है, इट मींस ऑपोजिट डायरेक्शन। व्हाट डज मीन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर F फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी F फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये कहता है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। इट मींस कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
every action force have equal and opposite reaction force. So ये हमारा कहता है न्यूटन थर्ड लॉ, एंड दिस लॉ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. विदाउट दिस लॉ नथिंग विल हैपन. अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो अगर हम गन शूट करते हैं तो गन भी बैक डायरेक्शन में फोर्स लगाती है जो बुलेट आगे जाती है. तो ये एग्जांपल हो गया. अगर हम वॉक करते हैं तो हम अर्थ को प्रेस करते हैं तो अर्थ हमें रिएक्शन देती है, तब हम आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉक कर पाते हैं, चल पाते हैं. या कोई घोड़ा गाड़ी खींच रहा है, वहां भी रिएक्शन फोर्स लगता है. यानी कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर फॉर्म. एक बहुत अच्छा कंक्लूजन मिला, पेयर्स. फोर्स कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा. फोर्स अगर हम कहीं भी किसी को स्लैप करेंगे तो उसका गाल भी हमारे हाथ को स्लैप करेगा. व्हाट डज मीन कि एवरी एक्शन फोर्स हैव इक्वल एंड रिएक्शन फोर्स. अगर हमको समझना है, फील करना है न्यूटन थर्ड लॉ को, तो अगर कोई बोट है, वो नाव जो है, बोट जो है वो अगर किसी नदी के या पॉन्ड में किनारे पे फ्रीली रुकी हुई है, आप उसे जंप करोगे ना अगर बैंक पे, अर्थ पे, तो नाव बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बोट पीछे जाएगी. इट मींस आपने जो जंप किया, आपने रिएक्शन दिया, आपने एक्शन किया तो उसने रिएक्शन दिया तो आप आगे गए, और आपने जो रिएक्शन दिया वो उस बोट पे लगा तो बोट हमारा कहां गया, पीछे गया. ये हमारा कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन गाइज. आई होप आपको समझ में आया होगा न्यूटन के तीनों लॉ. एक बार फिर से बताता हूं. फर्स्ट लॉ कहता है कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन, दैट्स try to continue its state of motion or rest until we apply the external force. Second law states that the rate of change of linear momentum is directly proportional to the external force. And third law states that every action force have equal and opposite reaction force. I hope आपको ये वीडियो समझ आया होगा. If you have any doubt, you can comment me, and if you are new on the channel, please subscribe this channel and hit the bell icon and share with your friends. Thank you guys. जय हिंद, नमस्कार.